सकता हूं कि दिल्ली के अंदर का जो चुनाव है वो चुनाव आम आदमी के लिहाज से और आम आदमी पार्टी के साथ साथ मैं एक 23 साल मैंने जर्नलिज्म भी किया है, मैं उम्मीदवार भी हूं, मैं कह सकता हूं कि नतीजे जितना आप लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं उससे कहीं बेहतर नतीजे आएंगे। लेकिन आशुतोष, कर्मभूमि दिल्ली आम आदमी पार्टी के लिए साबित हुई। किस तरीके से दिल्ली वालों ने आपको प्यार दिया विधानसभा चुनाव में, जो सीटें आपको मिली उसी से इस बात का पता चल रहा था ना। कर्मभूमि को माइकल से राजनाथ सिंह पर छोड़ दें, वो कर्मभूमि जन्मभूमि की बात आजकल बहुत कर रहे हैं। लेकिन आशुतोष, मुद्दा ये है कि जो आम आदमी पार्टी दिल्ली के चुनाव में, उसके साथ एक जो प्रोफेशनल्स का जो एक वर्ग था, एक जो मिडिल क्लास था, एक जो वर्किंग क्लास था, वो बहुत अच्छी तरह से जुड़ा था। इस बार के चुनाव में देखा गया कि आपका जो ट्रेडिशनल कांग्रेस का वोट बैंक था उसे आपने हथियाया है, और जो ये मिडिल क्लास, जो ये सर्विस क्लास, जो ये वर्किंग क्लास था, वो आपसे हटके बीजेपी की तरफ चला गया। केजरीवाल ने एक तरह से इंडायरेक्टली माना भी है, इसको माना भी है। जो बात आप कह रही हैं, देखिए जो हमारा विधानसभा चुनाव के समय का जो वोट था उसमें निश्चित रूप से बदलाव आया है। आज की तारीख हम ये कह सकते हैं कि जो अभी प्रदीप जी ने कही थी कि जो माइनॉरिटीज का वोट है वो हमारी तब बहुत तेजी के साथ आया, जो विधानसभा चुनाव में हमारे साथ नहीं था। जो गरीब तबका है, जो डेवलपमेंट के प्रोसेस से बिल्कुल कट गया है, वो बहुत ज्यादा तेजी से आया, क्योंकि 49 दिनों के अंदर उनसे पुलिस वालों ने कहीं घूस मांगने की हिम्मत नहीं दिखाई। और मैं तो लगातार कैंपेनिंग कर रहा, तो मैं आपको कह सकता हूं कि ये जो ऐसे दो तबके थे जो पूरी तरीके से हमारे साथ विधानसभा चुनाव में नहीं थे। मिडिल क्लास हमारे साथ था, अपर मिडिल क्लास हमारे साथ था, बड़े कोठियों पढ़े लिखे लोग हमारे साथ थे। ठीक है, समझ गया आशुतोष। अगर ये एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं, हम अगर में ही बात करते हैं, राजनीति में इफ एंड बट पर बात होती है, क्योंकि आप भी जो बात कर रहे हैं अगर मगर में ही कर रहे हैं, तो चूक कहां हुई और क्यों आम आदमी पार्टी, जिसको 28 सीटें मिली, जिसको 28% वोट दिल्ली में मिले, वो पार्टी 0 से 1 के बीच क्यों झूल कर रह गई? हम इस एग्जिट पोल पर ही चूक की बात नहीं होती। अब आप एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहे हैं, मैं उसका एक हाइपोथेटिकल जवाब दूं, ये बात सही नहीं होगी। जहां तक चूक की बात है, मैंने साफ तौर पे कहा कि अभी बहुत सारा पानी जो है वो यमुना में बहना है। 16 तारीख का इंतजार कीजिए, आपको इस बात का अंदाजा होगा कि दरअसल, और तब हम वाकई में, अगर जो आप कहेंगे इसी तरीके के नतीजे आए, तो वाकई उसको बैठ कर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, आत्ममंथन करेंगे और आपके सामने स्पष्ट रूप से आएंगे। तो उसके बाद आप एक चीज तो मान लेंगे कि आप जनता की नब्ज को बिल्कुल नहीं समझ पाए थे, एक बार आपको लगा और आपने उस हिसाब से दिल्ली में सरकार बनी, और 49 दिन में सरकार जो छोड़ा उसका खामियाजा एक तरह से जनता ने आपको दे चुका हूं। क्या हमने घोटाला किया कि इस्तीफा देना पड़ा, कि हमने चोरी की कि इस्तीफा दिया, कि हमने डकैती डाली कि हमने इस्तीफा दिया, क्या हमारे यहाँ कोई जेल गया कि इस्तीफा दिया? अरे भाई, उस सिद्धांतों के आधार पर इस्तीफा दिया। लेकिन अरविंद ने गलती मानी। हाँ, देखिए, अच्छा काम कर रहे थे, आपने कोई गलत काम नहीं किया, तो सरकार छोड़कर क्यों चले गए? ये तो बीजेपी वाले पूछ रहे हैं ना। लेकिन नहीं, मेरा जो मुझे जो लग रहा है, अगर आप हम लार्जर पर्सपेक्टिव की बात करें, तो लार्जर पर्सपेक्टिव में ये, चाहे वो प्रो मोदी वोट हो या प्रो आप वोट हो, एंटी आप वोट हो, इन सबको एक तरफ रखा जाए और देखा ये जाए कि ये एंटी कांग्रेस वोट है। जो भी वोट, चाहे वो प्रो मोदी में कन्वर्ट हुआ या प्रो आप में कन्वर्ट हुआ, इसे सिर्फ और सिर्फ, जिसे कह सकते हैं भड़ास अगेंस्ट कांग्रेस जो है, वो वोट है। कांग्रेस की नाकामियों का, कांग्रेस सरकार की नाकामियों जो उनके ऊपर जो ठिकरा लगा, क्योंकि आप मोदी सरकार अभी लोगों को देखना है, आम आदमी की सरकार के ऊपर से लोगों का सरकार ये चला सकते हैं, इस पर से भरोसा हट गया। देखिए, क्योंकि अनुराधा जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अभी भी मुझे लगता है कि हम बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी सब मान चुके हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। मेरा अपना ये मानना ये है कि अगर ये 200 सीट टच कर जाए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा चलिए, एक मिनट, आज तो इसी से सवाल है कि अगर 200 सीट टच ही ना करें, 200 सीट से बहुत ज्यादा मिल जाए, तो हम इस पर बात जरूर करेंगे, क्योंकि 4 दिन बाद आएंगे, तो फिर आप क्या कहेंगे उसके बाद? 4 दिन बाद आप हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहे हैं। मैंने कहा ना, 2004 में सुबह ट्रेडमिल पर जिस तरीके से प्रमोद महाजन बातचीत कर रहे थे, उससे ये लग रहा था कि 300 के ऊपर सीटें उनको मिल रही हैं। लेकिन हर एग्जांपल हर समय उस पर उसको अजीत जी, एक मैं आपको साइंटिफिकली बात कर रहा हूं, मैं तर्क के आधार पर आपकी बात कर रहा हूं। बदल गई। 1998, 1999 ये दो ऐसे एग्जिट पोल्स थे जो एकदम डॉट सही आए, लेकिन 2004, 2009
दोनों बार एग्जिट पोल अक्रॉस द चैनल सही है, लेकिन हाल के दिनों में आशुतोष, हाल के दिनों में जो असेंबली पोल्स के जो एग्जिट पोल आए वो सही भी आए। हम एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर यहाँ कोई गारंटी नहीं ले सकता। आंकड़े दिखा रहा हूँ, मुझे पता है, आंकड़ों के आधार बात कर रहा हूँ। आप इकोनॉमिक टाइम्स में छपा है, वो आपके पास भी, यहाँ भी इकोनॉमिक टाइम्स के बारे में बात नहीं कर, लेकिन सवाल ये बता रहा हूं आशुतोष, 2009-2004 में जब चैनलों की बाहर आ गई, सही है, एग्जिट पोल करने वाले एजेंसीज की बाहर आ गई, ऐसे में 2004 के भी एग्जिट पोल गलत साबित हुए, 2009 के भी एग्जिट पोल साबित हुए। हम एग्जिट पोल सही हर समय साबित होंगे ये बहस हम कर नहीं रहे। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि कई बार एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल करीब करीब नतीजों के करीब भी पहुंचे हैं। जो हाल के 4 राज्यों के नतीजे देखें, जिसमें न्यूज 24, टुडे, चाणक्य नहीं आपकी पार्टी को 31 सीट दिए थे, जिसमें 28 मिला, तो कई बार सही भी होता है। इसमें एरर ऑफ जजमेंट हो सकता है, उसकी गुंजाइश सही बार सही होता है। मैं जो लार्जर पिक्चर, मैं लार्जर बात कर रही थी कि लोगों ने, अभी आपको ये अधिकार है मानने का कि ये नतीजे में नहीं बदलेगा, कम से कम मैं बार-बार कह रहा हूं, मैं आपके एग्जिट पोल पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूं, लेकिन इसका एक बैकग्राउंड है जो मैंने 2007 के बारे में बात किया, 2009 के बारे में बात किया। लेकिन जो अनुराधा जी ने मुद्दा उठाया कि मुद्दा ये है कि ये कांग्रेस सरकार, खासतौर से यूपीए 1, यूपीए 2, ये 10 साल की सरकार की नाकामियों से पैदा हुआ वोट है। जो ऐसा नहीं है कि सही है कि गुजरात में 6 करोड़ की पॉपुलेशन वाले एक सूबे के मुख्यमंत्री 3 बार चुने गए, उनका परफॉर्मेंस कोई बाकी राज्यों ने नहीं देखा, देश की आबादी ने नहीं देखा, लेकिन 10 साल की नाकामी जो है, उससे जो गुस्सा है, उससे नॉन परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नेंस, 2-3 ट्रेंड निकल रहे हैं। मतलब इस एग्जिट पोल को छोड़ भी दे, एक कि लोग कांग्रेस को बिल्कुल डेसिमेट करना चाहते हैं। ये किसी एग्जिट पोल की बेसिस पे नहीं, 4 राज्यों के जो नतीजे आए असेंबली के, उसमें हराया नहीं लोगों ने कांग्रेस को मटिया मेट करने की कोशिश की मतदाता ने। दूसरा, एक नए पॉलिटिकल फोर्स के रूप में आम आदमी पार्टी का इमरजेंस। तीसरा, बीजेपी का एक ऑल इंडिया पार्टी की ओर बढ़ने का एक कदम जो है वो दिखाई दे। चलिए अनुराधा, आप कुछ करें, उसके बाद ब्रेक पे नहीं, मैं यही कह रही हूँ कि लोगों ने जो ये वोट दिया है, वो वोट अगर आम आदमी पार्टी को वोट मिला है, अगर दिल्ली में तो उन्हें गवर्नेंस के लिए इस बार वोट नहीं मिल रहा है। उन्हें जो वो वोट मिल रहा है जो कि जनरली जो कांग्रेस के साथ जाता रहा था, क्योंकि अगर इन्हें मिडिल क्लास या सर्विस क्लास का वोट नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं मिल रहा है। लेकिन एक एसोसिएशन जो कि माइनॉरिटीज का एसोसिएशन या झुग्गी झोपड़ी, जो कि ट्रेडिशनल कांग्रेस का वोट रहा है, वोट बैंक रहा है, वो आम आदमी पार्टी के तरफ गया है। और बीजेपी, नरेंद्र मोदी की तरफ या बीजेपी की तरफ जो वोट गया है, वो सीधे सीधे कांग्रेस की 10 साल के जो उसके ऊपर उसके परफॉर्मेंस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है, एक तरह से जो एक शब्द आजकल इस्तेमाल होता है ना, इकबाल सरकार का खत्म हो गया, उसके ऊपर दिया गया। ये मैं नहीं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ब्रेक पर जाना होगा, ब्रेक हमारी मजबूरी है, ब्रेक के बाद वापस ब्रेक पर जाना होगा, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जरा जल्दी से नजर डाल लेते हैं। मुझे सिर्फ एक चीज कहना है कि ये एंटी कांग्रेस वोट है या एंटी गवर्नमेंट वोट है। लेट्स वी विल हैव टू थिंक ऑफ दिस। तो ये जो वोट है, अगर मोदी को अगर जो भी सीटें मिलती है इस एग्जिट पोल के नतीजे के मुताबिक या 4 दिन बाद, ये एक तरह से जो सरकार से गुस्सा है, आक्रोश है, और खासतौर से यूपीए 2 से, उससे पैदा हुआ वोट है जो जिसका फायदा मोदी को मिल रहा है। रोमाना, और कर्नाटक और उड़ीसा की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये उड़ीसा की तस्वीर आपके सामने, जहां बीजू जनता दल को 12 सीटें मिलती दिख रही हैं, प्लस माइनस 2 सीटों के साथ। बीजेपी को 8 सीटें प्लस माइनस 2, यहां पर भी राइडर। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट, और यह भी हो सकता है कि कांग्रेस का खाता ही ना खुले ओडिशा में। वहीं कर्नाटक पर भी जरा जल्दी से एक बार नजर डाल लीजिए आप। कर्नाटक में येदियुरप्पा, श्रीरामुलु को पार्टी में वापस लेने का फायदा बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहां से 20 सीटें तक मिल सकती हैं बीजेपी को। 20 कमल कर्नाटक से बीजेपी को मिल सकते हैं। कांग्रेस को 6 सीटें मिल सकती हैं, बल्कि 4 से 8 सीटों के बीच में कांग्रेस कहीं पर रह सकती है। हम बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। न्यूज 24 के इलेक्शन सेंटर से ये विशेष देख रहे हैं आप। और आइए बिना वक्त गवाए जरा आपको बिहार के आंकड़े दिखा देते हैं। एग्जिट पोल बिहार के लिए क्या कह रहा है। बिहार जहां पर एनडीए के साथ अपना पुराना रिश्ता तोड़कर जेडीयू अलग हुई, बीजेपी के साथ रास्ते अलग किए, और अब जब एग्जिट पोल सामने है तो सबसे ज्यादा इसका फायदा बीजेपी को ही मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसे 31 सीटें, जी हां 40 में से बिहार की 31 सीटें बीजेपी के खाते में प्लस माइनस 4 कहना बहुत आम है। उस हिसाब से 27 से 35 हम लोअर लेते हैं तो 27 सीट्स। बिल्कुल। और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के साथ जो मैदान में है 9 सीटें,
प्लस माइनस के साथ अगर बात की जाए तो 7 से लेकर 11 सीटें। जेडीयू की अगर बात की जाए तो भारी नुकसान जनता दल यूनाइटेड को होता हुआ नजर आ रहा है। यकीनन नीतीश कुमार आज जब एग्जिट पोल देख रहे होंगे तो अपनी राजनीतिक समझ पर कहीं ना कहीं कुछ उनके मन में विचार जरूर चल रहा होगा। लेकिन सवाल ये उठता है, मैं न्यूज 24 के एडिटर होने के नाते अनुराधा जी आपसे भी बात करूंगा, इस पर हमें यकीन नहीं हो रहा है। ठीक है, एग्जिट पोल के नतीजे हैं, एक एजेंसी है न्यूज 24 टुडे चाणक्य, हर बार नहीं हमें बताना पड़ेगा, नहीं चौंकाने वाला है, ये हमें स्कोप रखना पड़ेगा कि ये मुझे लगता है हम में से जितने लोग दो चार आम आदमी पार्टी को किनारे करिए क्योंकि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है उनका, लेकिन हम लोग जो 6-7 लोग हैं, किसी को क्या इस डेटा पर यकीन हो रहा है कि ऐसा मुमकिन है? क्योंकि जो अब तक एक्सपेक्टेशन बिहार की भी अगर हम बात करें स्पेसिफिक, बिहार में भी लोग मान रहे थे कि लालू यादव का इमरजेंस हो रहा है, एक मजबूत ताकतवर अलायंस लालू यादव ने जिस ढंग से मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन बनाया, लालू यादव को जो डेसिमेट मान लिया गया, मर्सियाल लिख दिया गया, उसकी वजह उनका इमरजेंस, नीतीश कमजोर होंगे, बीजेपी मजबूत होगी, ये सब लोग बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ये आता है इस तरह से कि 31 सीट +-4, इसका मतलब 27 भी और 32-33 भी, और आरजेडी 9-7 से लेकर 11 के बीच, और 0 से 2 जेडीयू, तो मुझे लगता है चौंकाने वाला है, अविश्वसनीय सा लगता है। संक्षिप्त पहले, उसके बाद ब्रेक पे जाऊंगा। नहीं बिल्कुल, आप इस पे विश्वास, मतलब आप खुद ही अपने डेटा पर क्वेश्चन करने लगते हैं, और वही हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमें करना चाहिए, यकीन कर पा रहे हैं। हाँ, बिकॉज ये जो डेटा जो बता रहा है, इसका मतलब तो सुपड़ा साफ क्या, सुनामी और डबल ट्रिपल सुनामी जिसे कह सकते हैं, वही माजरा दिख रहा है। ये तो उससे ज्यादा। सेकंड क्लोजिंग, उसके बाद ब्रेक पर जाना होगा। क्या ये डेटा हमारा ही डेटा है, हमारी ही एजेंसी है जिससे हमने सर्वे लिया, लेकिन क्या आसानी से यकीन करने लायक है? नहीं, देखिए इस पर बिहार के मामले पर तो मैं कहूंगा कि बहुत अविश्वसनीय नहीं लग रहा है। उसकी वजह यह है लालू यादव का। चलिए ब्रेक पर जाना होगा। प्रदीप जी ब्रेक कॉल, बार ब्रेक हमारी मजबूरी है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। 24 के इलेक्शन सेंटर से न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का ये एग्जिट पोल, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे बिहार की, तो ये चौंकाने वाले एग्जिट पोल के आंकड़े जो बिहार से हमारे सामने है, 40 लोकसभा सीटें बिहार की, इसमें से बीजेपी प्लस को, बीजेपी गठबंधन को, रामविलास पासवान की पार्टी के साथ बीजेपी का यहां पर गठबंधन है, उसे 31 सीटें +-4 सीटों के साथ, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 9 सीटें +-2 सीट की गुंजाइश, जेडीयू शायद अपना खाता भी ना खोल पाए, और अगर खोल पाए तो सिर्फ 2 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएगी जेडीयू। ये चौंकाने वाले नतीजे हैं एग्जिट पोल के। आपको बता दें 4 दिन बाद नतीजे आएंगे जब ईवीएम मशीनों से फाइनल नतीजे जनादेश निकलेगा। लेकिन जो अभी टुडे चाणक्य न्यूज 24 का जो एग्जिट पोल है वो ये कहता है कि बिहार में बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी मिलती दिख रही है। आरजेडी लालू यादव की अब तक 4 सीटें हैं, लालू यादव को फायदा होता दिख रहा है, लेकिन 9 सीटों के आसपास सबसे बुरी स्थिति नीतीश कुमार की है, 0 से 2 के बीच। अब सवाल उठता है क्या इस पर आसानी से हम सब लोग मान लें ये मुमकिन है, क्योंकि अभी एग्जिट पोल है। शुरुआत आप ही से करते हैं। चलिए अनुराधा जी, आप कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मुझे, क्योंकि ये बिल्कुल चौंकाने वाले नतीजे दिख रहे हैं एग्जिट पोल के, ये दिख रहा है, सर्वे ऐसा दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि हमें उसी दिन मानना चाहिए जबकि रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन अगर ये माहौल है तो ऑब्वियस सी बात है कि बीजेपी की डंके की चोट से सरकार बनती दिख रही है। आनंद प्रधान, जो बिहार का मामला है, ये सब लोग लगातार चर्चा कर रहे थे कि लालू यादव को फायदा हो सकता है, लालू यादव कांग्रेस के कॉम्बिनेशन से मुस्लिम यादव समीकरण और एक तरह से मोदी विरोधी वोट एकजुट होकर लालू के पक्ष में है, नीतीश कमजोर हो रहे, ये चर्चा लगातार है पिछले 2 हफ्ते से। लेकिन अब अगर इस तरह के एग्जिट पोल आ रहे हैं कि जेडीयू को 0 से 2 के बीच जेडीयू और आरजेडी को 9 सीटों के आसपास, 31 सीटें बीजेपी को, देखिए एक हम अपने ही एग्जिट पोल पर खुद ही सवाल खड़े कर रहे हैं क्योंकि यकीन नहीं हो रहा। हाँ, क्योंकि जो भी इस बीच ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही थी अखबारों में, जो वेटरन रिपोर्टर्स लिख रहे हैं वहां से, बिहार से, टेलीविजन चैनलों पर के जो रिपोर्टर्स वहां जाके लोगों से बात कर रहे हैं, तो उससे ये लग रहा था कि ये निश्चित तौर पर लालू और कांग्रेस के गठबंधन का वहां एक कंसोलिडेशन बढ़ रहा है, और उसके कारण बीजेपी को जितने एक्सपेक्टेड प्री पोल सर्वेज में बताया गया था उतना फायदा नहीं होगा।
होगा। लेकिन अगर ये नतीजे आ रहे हैं और जो आपका ये चाणक्य टुडे बता रहा है कि 38% वोट बीजेपी और उनके एलाइज को मिलने जा रहे हैं और 29% के आसपास आरजेडी कांग्रेस को रहेंगे, इसका मतलब बहुत बड़ा मार्जिन क्रिएट हो गया और उसमें फिर इस तरह के नतीजे आ सकते हैं। इसलिए कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं। वैसे आम आदमी पार्टी मुझे इस पर अभी भी शक है। आम आदमी पार्टी से बाहर का मामला है, लेकिन चूंकि आप 20-22 साल आपने जर्नलिज्म किया है, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी देखें, क्योंकि बिहार में आपका बहुत स्टेक पर है भी नहीं, वो मैडम अमानुल्लाह को छोड़ दें तो क्या लगता है कि इस तरह की स्थिति बिहार में बन रही है कि जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी करीब करीब 0 से 2 के बीच निपट जाए और इतनी जबरदस्त कामयाबी बीजेपी को? देखिए, ये अब आपने कहा कि एक संपादक के नाते, एक पत्रकार के नाते, निश्चित रूप से बिहार के अंदर जो हमारे पास भी जानकारी आ रही थी, जो जानकारी लगातार अखबारों के थ्रू भी आ रही थी, उसमें एक बात तो ये है कि बीजेपी को वहाँ गेन होने वाला है, जनता दल यूनाइटेड को नुकसान होने वाला है, आरजेडी और कांग्रेस को फायदा होने वाला। लेकिन मैं इसको कहने के साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमने 2004 और 2009 के एग्जिट पोल की भी स्टडी की है। वो स्टडी बिल्कुल साफ बताती है कि बीजेपी एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल में हमेशा ओवर एस्टिमेट की जाती है, कांग्रेस दूसरे गठबंधन को, थर्ड फ्रंट को हमेशा अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उसके कारण बहुत स्पष्ट है, क्योंकि एक तरीके से अर्बन वोटर्स होते हैं, पढ़े लिखे वोटर, और बीजेपी का वोटर बड़ा वोकल होता है। तो मैं आप एक बात जी बिहार के बारे में ये बात नहीं कह सकते, क्योंकि सबसे कम अर्बनाइज्ड अगर कोई स्टेट है तो बिहार है, तो इसलिए अर्बन सेंटर वहां बहुत कम है। मुझे दूसरा, लालू प्रसाद यादव का जो वोटर है, यादव वोटर, वो बहुत वोकल है और बहुत एग्रेसिव है। तो ऐसा नहीं है कि बाकी वोटर आप कुछ करें। नहीं, मैं ये कह रही थी कि बीजेपी ने बिहार में पहली दफा सोशल इंजीनियरिंग भी की है। इस बात को आप लोग प्लीज इग्नोर नहीं कीजिएगा कि बिहार जैसा स्टेट है, वहां पर कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और बीजेपी ने इस बार पहली दफा रामविलास पासवान के साथ मिलकर और उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर एक सोशल फैब्रिक, सोशल इंजीनियरिंग की, जिसका फायदा उन्हें मिल रहा है, क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम ये 6 से 7% का वोट बैंक है, जो कि रामविलास पासवान के साथ या उपेंद्र कुशवाहा के साथ, उनके साथ ट्रैवल करता है। तो इस बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज कि लालू यादव या कांग्रेस, लालू यादव के पास संसाधन की बहुत कमी थी। मैं खुद बिहार गई थी और देखा था कि वहां उनके पास जिसे रिसोर्सेस कहते हैं, उसकी कमी रही है। इसलिए वो जो वोट कंसोलिडेशन हो भी रहा था, शायद उसे वो, लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार है, जिनकी सरकार है वहां 8-9 देखिए साल से। अजीत, इस बार नीतीश कुमार की सरकार इलेक्शन लग नहीं रहा था कि उस तरीके से लड़ रही है। आप भी गए थे बिहार, मैं भी गई थी, लेकिन वैसा लग नहीं रहा था कि एक सरकार जो है, एक पार्टी जो सरकार में है, वो उस तरीके से दमखम से चुनाव लड़ रही है। अब एक संबित पात्रा चूंकि हमारे साथ हैं स्टूडियो में। हाँ, जी, बिल्कुल। मैं बिहार होके आया हूँ और मुझे लगता है जो इसमें आंकड़े हैं और जो नतीजे हैं, शायद डॉक्टर संबित पात्रा को भी यकीन नहीं होगा कि इतनी ज्यादा सीटें वहां आ जाएंगी। इसीलिए मैं जानना चाह रहा था कि वो तो यकीन कर लेंगे। नहीं, अब तो कर लेंगे। अगर इसके पहले पूछते तो नहीं बताते हो, अगर बिना आंकड़ा बताए पूछते तो वो 25 सीटें बताते। लेकिन 37 सीटें जो है, सुनामी मान के चलते हैं। 31 सीटें, 31 प्लस 4 तो 35 प्लस माइनस भी हो सकता है, उतना वो भी नहीं। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें जो रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा वाला जो फैक्टर है, वो एक फैक्टर जरूर है, जो जिसका फायदा जो अनुराधा जी बिल्कुल है। 10 सीटों पर ये कॉम्बिनेशन है, लेकिन उसमें जो नीतीश कुमार का जो अति महादलित पिछड़ा वोट है, वो जो निकला है, उसकी भरपाई उससे हुई है। और तो मुझे थोड़ा इन आंकड़ों पर डाउट है। स्वजातीय वोट बैंक है, वो कुशवाहा के साथ जा रहा है। कोई मुझे इन आंकड़ों के साथ मुझे डाउट। अब संबित पात्रा, पहले तो आप तो यकीन कर ही रहे होंगे, या आपको भी लगता है इसमें एरर की गुंजाइश है और इससे थोड़ा नीचे होगा? मुझसे पूछेंगे तो मैं 2-3 चीज और ऐड कर दूंगा इसमें। तो और ऐड करके सर टोटल बिहार में 40 या 45-50 तो नहीं लेंगे। देखिए, इसमें अगर क्लासिकली मुझसे पूछा जाए तो मेरा पहला रिएक्शन रहेगा कि इट इज अ क्लासिकल केस ऑफ रियल वेव वर्सेस मैन्युफैक्चर्ड मार्केटिंग। और किसके लिए रियल वेव इस्तेमाल कर रहा हूं और मैन्युफैक्चर्ड मार्केटिंग? देखिए, तमाम अभी जितने दिनों का डिबेट रहा है हाल फिलहाल का, इसमें यही उभर के आ रहा था कि आरजेडी एक बाउंस बैक कर रही है, लालू प्रसाद यादव वापस आ रहे हैं और बहुत बड़े रूप में आ रहे हैं। तो इसको मैं मैन्युफैक्चर्ड मार्केटिंग कहूंगा, क्योंकि अगर चाणक्य के इस रिपोर्ट को सही माना जाए तो वो उस प्रकार से नहीं आ रहा है। आप पहले मान पा रहे हैं सही?
क्यों नहीं मानेंगे? आप कर रहे हैं तो हम तो मैं नहीं करूं, मैं पूछ रहा हूं, आप मान रहे हैं सही, आपको ये यकीन मैंने कहा ना, हो रहा है कितना हो बिल्कुल सकता यकीन हो रहा है, और इसी को वेव कहते हैं। अच्छा। जो हमने वेव कहा है और इतने महीनों तक डिबेट किया है, स्वाभाविक रूप से जब वेव होता है तो ऐसा ही फिनोमिना होता है जिसको कई बार न्यूज रूम में हम मान नहीं सकते हैं, मगर वो उभर के आता है। तो इसी कारण से मुझे लगता है ये माननीय भी है, और ये जो मैंने कहा मैन्युफैक्चर्ड मार्केटिंग वाला विषय यह भी है, मगर इसमें एक दुखद पहलू और इमोशनल पहलू भी है। वो इमोशनल पहलू जेडीयू का समाप्त होना है। और देखिए, इस पूरे चुनाव में उभर के ये आया है कि किसी एक नेता ने अपने पांव पे सबसे जबरदस्त तरीके से कुल्हाड़ी मारा है, तो वो नीतीश कुमार ने मारा। अब इसमें एक अहम है जो संबित पात्रा और बाकी जो हमारे मेहमान हैं, एक बात नरेंद्र मोदी ने कही थी कि इतनी सीटें आएगी जितनी 84 के बाद कभी नहीं आई। अगर हम इस डेटा को देखें, इसमें एरर ऑफ जजमेंट है, गलत हो सकता है, इसमें बहुत तथ्यात्मक त्रुटियां हो सकती है, लेकिन अगर इस डेटा को मिलान करें 84 से, तो बहुत राज्यों में स्थिति कुछ वैसी बनती हुई दिख रही है। जैसे 84 में तब अनडिवाइडेड बिहार था, 54 सीटों में 48 सीटें कांग्रेस को मिली थी। आज की स्थिति में तब झारखंड 14 सीटों झारखंड में गया। आज की स्थिति में 40 में से 31, करीब करीब कुछ वैसी वेव जैसी स्थिति। बिल्कुल नहीं, आप ये देखिए ना कि जो परिवर्तन हुआ है बिहार में, आप पटना में गांधी मैदान में जो रैली हुई थी नरेंद्र मोदी की, बम विस्फोट होते रहे, रैली चलती रही, कितनी रैली ऐसी देखी है। अगर नरेंद्र मोदी की कोई वेव शुरू हुई तो वो बिहार से शुरू हुई, और नीतीश कुमार ने एक अच्छी चलती हुई सरकार को खतरे में डाला। उन्होंने क्यों गठबंधन तोड़ा, ये वो जनता को नहीं समझा। अनुराधा जी, लेकिन सवाल यही उठता है कि जो प्रदीप जी ने भी कहा, बाकी लोगों ने भी कहा, ठीक है सोशल इंजीनियरिंग की और उपेंद्र कुशवाहा और रामविलास पासवान को लेकर आए और 10 सीटों पर उनको सीटें भी दी और एक जातीय समीकरण से तालमेल बनाने की कोशिश, लेकिन इन सब के बाद भी नीतीश कुमार अगर 0 से 2 के बीच टिकते हैं, तो नीतीश ने कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं किया बिहार की जनता के लिए कि 0 और 1 पर टिके। उसकी क्या वजह हो सकती है? नहीं, उसकी वजह 2 वजह थी कि जो बीजेपी का जो कैंपेन था बिहार में, अजीत जी, वो इस बात पर टिका था कि नीतीश की एरोगेंस, नीतीश कुमार की एरोगेंस, बीजेपी का पूरा कैंपेन नीतीश कुमार की एरोगेंस के ऊपर तो पड़ा हुआ था। और वो एक, जिसे कह सकते हैं, बड़े अटैकिंग मोड में थे कि ये मुख्यमंत्री जो है वो एरोगेंट मुख्यमंत्री है। तो इस तरीके का उन्होंने पूरे राज्य में माहौल फैला दिया कि नीतीश कुमार एक एरोगेंट मुख्यमंत्री है। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात कि उनके पास ऑब्वियस सी बात थी कि जब जैसा प्रदीप जी बता रहे थे कि वो रैली होती रही और वहां पर नरेंद्र मोदी और पटना की रैली और नरेंद्र मोदी और बीजेपी के बिहार की पूरी लीडरशिप वहां पर खड़ी रही, उससे एक दूसरा मैसेज गया। वो मैसेज था थोड़ा दबंगई का, कि ये जो है ये चीजों को उस तरीके से। तो सवाल ये उठता है, इन सब के बाद भी बिहार के जो आंकड़े हैं, बिहार के जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, बहुत चौंकाने वाले हैं। तमाम तर्क, तमाम दलीलें अपनी जगह, लेकिन ये आंकड़े अगर ऐसे होते हैं कि 40 में से 31 सीटों नहीं, के पर आसपास। अजीत, एक चीज और मैं आपको बीच में टोक रही हूँ कि अगर आप बिहार का राज्य का चुनाव देखेंगे जिसमें नीतीश कुमार और बीजेपी कॉम्बिनेशन के साथ लड़े थे, उस वक्त भी बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ा था। उस वक्त स्ट्राइक रेट बीजेपी का बेहतर था, बीजेपी का वोट परसेंटेज बीजेपी की जो है तो बीजेपी की बढ़ी थी, नीतीश कुमार की वहीं रुक गई थी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बीजेपी पिछले 6-7 साल से, जब से वो सरकार में नीतीश कुमार के साथ आई, तो उसने अपना जो है ना बढ़ाव जो है वो उसने ग्राउंड पर अपने आप को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाया। चलिए, ब्रेक का वक्त है, शायद ब्रेक के बाद मुझे लगता है हम लोग छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल पर एक नजर डालेंगे और देखेंगे कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता जो यूपी से होकर जाता है, तो न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल उत्तर प्रदेश को लेकर क्या आंकड़े पेश कर रहा है। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज 24। राज्य जहां लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं, जी हां, सही समझे आप, उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। 80 सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल से आइए जरा पर्दा हटाते हैं और आपको दिखाते हैं। एग्जिट पोल उत्तर प्रदेश के लिए कह ये रहा है कि बीजेपी को 70 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें आ सकती हैं, समाजवादी पार्टी 4 सीट और बीएसपी सिमट जाएगी महज 3 सीटों पर। तो चौंकाने वाले ये एग्जिट पोल के आंकड़े, एक के बाद एक
कुछ राज्य ऐसे जहां पर एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं यकीनन उन्होंने हैरान किया। शुरुआत हुई थी पंजाब से, जहां पर हमने देखा था आम आदमी पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अपनी पहचान बना रही है। फिर हमने दिल्ली में देखा जहां आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, और अब उत्तर प्रदेश के ये एग्जिट पोल के आंकड़े जहां पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर तो उभरी ही है, लेकिन 70 सीटें बीजेपी को दी जा रही हैं इस एग्जिट पोल। अब ये बहुत चौंकाने वाला है, फिर एक तरह से कहें कि आश्चर्यजनक है, क्योंकि अभी जो बीजेपी के नंबर हैं 10 सीटों पर बीजेपी है। मैक्सिमम बीजेपी 57 पर रही है जब अनडिवाइडेड यूपी था। अगर उसको देखें तो 53 सीटें मैक्सिमम पीक देखा बीजेपी ने यूपी में 98 में, और वहां बीजेपी को अगर इतनी सीटें मिलती है 70, तो मुझे लगता है यकीन से परे है, क्योंकि किसी भी बीजेपी के नेता ने अब तक मैक्सिमम क्लेम भी किया है तो 50 प्लस, और बहुत हौसले के साथ अगर बोला है तो 60, लेकिन ये 70। हालांकि फिर मैं कर रहा हूं एग्जिट पोल के नतीजे, पहले आपकी टिप्पणी, उसके बाद सुधांशु मित्तल के पास जाऊंगा। ये बिल्कुल बिल्कुल चौंकाने वाले नतीजे हैं अजीत जी, बिकॉज ये तो मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन अगर ये नतीजे सही होते हैं तो ये 1984 जो है वो इतिहास अपने आप को फिर से रिपीट करने लगा, खाली पार्टी दूसरी है। उस वक्त बीजेपी के कांग्रेस के लिए ये हो रहा था राजीव गांधी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, और ये इस बार बीजेपी के लिए हो रहा है। तो इसे आप वाटरशेड ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स मान लीजिए। सुधांशु मित्तल, आप थे भी यूपी में, काफी आपने कैंपेन किया, अमेठी भी लगातार आप दिख रहे थे। जो तस्वीरें हैं, ये जो डेटा है, इसके साथ मैं शुरू करता हूं सवाल कि इस पर हमें ही जल्दी यकीन नहीं हो रहा है, आपको भी यकीन शायद नहीं ही होगा, क्योंकि आपसे भी जितने लोगों की बात होती होगी 50 से 60 से ज्यादा आपने तो नहीं सोचा होगा। बट ये आंकड़ा टुडे चाणक्य आपको 70 सीटें दे रहा है, हालांकि 63 से 70 है। सुधांशु मित्तल, आप जी, जब टुडेज चाणक्य ये 70 सीटें देता है तो मैं यकीनन उस बात को मानने को तैयार हूंगा। क्यों? हाँ, ऐसा है, उसका कारण यह है कि टुडेज चाणक्य की जो विश्वसनीयता है सेफोलॉजी में मैं सबसे अधिक इसलिए मानता हूं क्योंकि मैंने बाकियों सबका काम देखा है और वो वाकई बहुत अच्छा काम करता है। तो 70 सीटें आना ये वाकई आश्चर्य की बात है। क्यों? क्योंकि आपने जैसा कहा, हमारे सबके अनुमान में 60 सीटों के आसपास आना लगता था। जब ये 70 का जो है आश्चर्य हो रहा है, तो 3 कांग्रेस को कैसे मिल रही है ये और आश्चर्य हो रहा है। अच्छा, अगर विधानसभा चुनावों का आप विश्लेषण करते हैं यूपी के, तो उसमें अगर उन रिजल्ट्स को आप लोकसभा पे फैलाते तो सिर्फ इनकी 1 सीट आई थी, वो थी हमीरपुर। यहां इनको 3 मिल रही है, मैं इससे हैरान में हूं। मतलब आपसे दूसरी बात ये कहना चाहता हूं मैं कि जब सुनामी चलती है, देखिए भाजपा की तो 10 सीटें थी पिछले चुनाव में, तो 10 से 50 60 सब लोग मान रहे थे। जब सुनामी चलती है तो नीचे तक का एक ऐसा बवंडर आता है कि कौन कौन सा किला कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं है। ये शायद वही सब हो रहा है, और स्वाभाविक तौर पे हमें तो खुश होने की बात है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। चलिए, आपको खुश होने की बात है सुधांशु मित्तल जी। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से पहले 1 मिनट दर्शकों को जरा पूरा यूपी आ रहा हूं। सुधांशु मित्तल, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। ब्रेक का वक्त है। सुधांशु मित्तल, जो तस्वीर है बहुत चौंकाने वाली है, बिहार की भी, बाकी राज्यों की भी, यूपी में खास तौर से। यूपी में जहां माना जा रहा था कि मायावती ने काफी कुछ गेम किया है, मायावती कुछ बेहतर कर सकती हैं, मायावती की सीटें भी पिछली बार ठीक ठाक थी, 20 से 22 सीटों के बीच बीएसपी, समाजवादी और कांग्रेस थी। माना जा रहा था मायावती नंबर 2 की पार्टी होगी, लेकिन जो तस्वीर है उसके मुताबिक मायावती 3 से 5 के बीच, समाजवादी 4 से 6 के बीच, और 70 सीटों के आसपास अगर होती है बीजेपी 63 से 70, तो मुझे लगता है ये एक ऐसी तस्वीर है जिस पर मोदी ने खुद भी जिसके बारे में नहीं सोचा होगा, और अमित शाह ने तो नहीं ही सोचा होगा। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे कुछ और तस्वीरों के साथ, कुछ और आंकड़ों के साथ, और चलेंगे वर्चुअल के इलेक्शन सेंटर में। एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की वोटिंग खत्म हुए 3 घंटे हो चुके हैं। इस समय हिंदुस्तान में 9 बज रहे हैं रात के। एग्जिट पोल का समय है। सारे स्टेट्स के बारे में आपको धीरे धीरे हम बता चुके हैं, लेकिन अब मेरे हाथ में नेशनल पिक्चर है। वाकई चौंकाने वाली, सिर चकराने वाली ये तस्वीर है। न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य ने जो एग्जिट पोल किया है, वो देश में बीजेपी, एनडीए और कांग्रेस सभी को ऐसी ऐसी सीटें दे रहा है कि आप भी देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे, आपका भी शायद सिर चकरा जाएगा। जी हाँ, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर एनडीए 340 का आंकड़ा पार करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो हमारा एग्जिट पोल है उसके मुताबिक, और यूपीए
70, सिर्फ 70, और ये भी यूपीए है। कांग्रेस की हालत उससे भी बहुत नीचे। आम आदमी पार्टी सिर्फ 6 सीटों के आसपास सिमट कर रह जाएगी। और बीजेपी, ये देखिए एनडीए 340, इसमें बीजेपी का आंकड़ा अकेले अपने दम पर 291 सीटों का है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल 340 सीटें दे रहा है इस बार के लोकसभा चुनाव में एनडीए को, और बीजेपी को 291 सीटें। एक बार फिर से आपको बता दें, 291 में +-14 गलती की गुंजाइश है। 340 जो एनडीए का आंकड़ा है उसमें भी +-14 की गुंजाइश है। एग्जिट पोल है, नतीजे आएंगे 16 तारीख को, लेकिन ये नतीजे एग्जिट पोल के भी वाकई चौंकाने वाले हैं। आपको जरा वर्चुअल स्टूडियो अपने ले चलते हैं, अपने सहयोगी विद्या के पास, और आपको दिखाएंगे कि अगर यही नतीजे में तब्दील हो जाते हैं एग्जिट पोल के आंकड़े, तो लोकसभा अंदर से कैसी दिखाई देगी। सवाल यही उठता है मानक कि 206 सीटों वाली कांग्रेस और उसके बाद यूपीए के बाकी घटक दल, अगर वो 70 सीटें +-9, इसका मतलब 61 से लेकर 79 तक यहां तक सिमटती है, जो लोएस्ट टैली है आज तक इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस का या इस तरह के गठबंधन का, और उसके बाद अगर 340 सीटें +-14, इसका मतलब 326 to 354, ये बहुत बड़ा नंबर है। प्रचंड बहुमत नहीं होगा, प्रचंड बहुमत ही अगर माने, इस तरह से अगर 116 सीटों वाली बीजेपी अगर 291 पर जाती है, मुझे लगता है बीजेपी के किसी भी नेता ने ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड, किसी भी सूरत में 200 से 220 से ज्यादा शायद बात नहीं की। प्रदीप जी एक है हमारे पास जो लगातार 4 महीने से 250 बोल रहे हैं। सुनिए, आपने जो कहा उस पर एक बात बता दें। एक नेता जब आडवाणी जी नाराज थे सितंबर में, तो मनाने के लिए कई लोग गए, तो उन्होंने एक सिनेरियो उनके सामने रखा कि अगर नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट करेंगे तो हमारी 200 सीटें आ सकती हैं, कांग्रेस की 100। आडवाणी जी ने कहा मैं मानने को तैयार नहीं हूं। हाँ, तो इससे अंदाजा लगा लीजिए। नहीं, लेकिन इसे